इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखो। यह व्यक्ति बिल्डिंग की चौथी मंजिल से कूद रहा है। बर्फ ने द्वार ढक लिया है। अब इस दूसरी तस्वीर में लोग सड़क तक पहुंचने को बर्फ में सुरंग खोद रहे हैं। कामचटका प्रायद्वीप, रूस का सुदूर पूर्वी हिस्सा। जनवरी 2026 पिछले 60 वर्षों में सबसे अधिक बर्फबारी। कम से कम 2 लोग बर्फ में दबकर मर चुके हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं है। हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन की सीमा पर एक रूसी सैनिक ऐसा कर रहा है। वह जमी हुई प्लास्टिक की बोतल को काट रहा है ताकि बर्फ पिघलाकर पीने के लिए कुछ मिल सके। अब इन बर्फ की तस्वीरों को उस सैनिक से जोड़ा जा सकता है जो बिना पानी के है। यह रूस में हो रहा है और बहुत कम लोग इसे समझ रहे हैं। देखते रहिए, हम आपको कुछ अविश्वसनीय दिखाने वाले हैं। उस सैनिक और इन शहरों के साथ क्या हो रहा है, इसे समझने के लिए आपको जानना होगा कि क्या हुआ था। कामचटका में जनवरी के पहले कुछ हफ्तों में 2 मीटर से ज्यादा बर्फ गिरी, जबकि दिसंबर में लगभग 4 मीटर बर्फ गिरी थी। ये सिर्फ भारी बर्फबारी नहीं है, ये वो बर्फ है जो कुछ इमारतों की दूसरी मंजिल तक पहुंच गई और कुछ जगहों पर चौथी और यहां तक कि 5वीं मंजिल तक भी पहुंच गई। लोग अपने दरवाजे नहीं खोल पा रहे हैं, इसलिए वे खुदाई करते हैं, बर्फ में सुरंग बनाते हैं जैसे किसी खान में हो, सिर्फ फुटपाथ तक पहुंचने के लिए। अधिकारियों ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, लेकिन यहाँ समस्या यह है कि बर्फ साफ करने की मशीनें कहाँ हैं, नमक वाले ट्रक कहाँ हैं और यह सब चलाने के लिए ईंधन कहाँ है। वे नहीं आए और 2 लोगों की मौत हो गई। छत से बर्फ का हिमस्खलन उन पर गिर गया। बचाव दल पूरे शहर में बंद सड़कों से निपट रहे थे। दुकानों में ब्रेड, दूध, अंडे खत्म होने लगे क्योंकि सप्लाई ट्रक नहीं आ रहे थे। एक ही बर्फीला तूफान पूरे शहर के लिए खाने की सप्लाई काटने के लिए काफी था। लेकिन जब ये सब पूर्व में हो रहा था, उतनी ही गंभीर घटना 8000 किलोमीटर दूर इरकुत्स्क क्षेत्र साइबेरिया के दिल में हो रही थी। जनवरी 2026। थर्मामीटर -55 डिग्री सेल्सियस दिखा रहे थे। इस तापमान में बिना सुरक्षा के कुछ ही मिनटों में मर सकते हैं। लेकिन इरकुत्स्क के लोगों के सामने इससे भी बड़ा समस्या था। बिजली की सप्लाई ठप हो गई थी। बिना बिजली के हीटिंग नहीं होता और बिना हीटिंग के -55 डिग्री में आप अपने ही घर के अंदर जम सकते हैं। परिवार इकट्ठा हुए, स्कूल बंद हुए और सरकार ने समाधान निकाला। 68 हीटिंग पॉइंट्स और तंबू लगाए गए जिनमें ठोस ईंधन वाले चूल्हे थे ताकि 2000 से ज्यादा लोग गर्म रह सकें। एक पल सोचिए, रूस के पास सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है और वह कई देशों को गैस निर्यात करता है, और उसके अपने नागरिक आग जलाकर तंबुओं में जा रहे हैं ताकि ठंड से मर न जाएं। अब ऐसा क्यों हुआ कि बिजली व्यवस्था ठप हो गई? नहीं, वजह तापमान नहीं था। साइबेरिया में हमेशा ऐसे ही सर्दियां रही हैं। समस्या रखरखाव की थी। बिजली के ढांचे को मरम्मत की जरूरत थी। ट्रांसफार्मरों को बदलना था, ट्रांसमिशन लाइनों को आधुनिक बनाना था, लेकिन पैसे नहीं थे। अब हम केमेरोवो चलते हैं, जो रूस के कोयला उत्पादन का केंद्र है। अगर कोई जगह है जहां घरों को गर्म करने के लिए कोयला होना चाहिए तो वो केमेरोवो है। लेकिन 2024 में कुछ अजीब हुआ। क्षेत्र की 10 बड़ी कोयला कंपनियों का मुनाफा 93% गिरकर 200 अरब से सिर्फ 13 अरब रूबल रह गया, यानी मुनाफा नहीं हुआ। टैक्स न होने के कारण क्षेत्रीय सरकार के पास पैसे नहीं हैं। साल 2025 के अंत में क्षेत्रीय बजट में 34% की कमी थी। हीटिंग सिस्टम खराब हुआ। ठीक कराने और मरम्मत टीम को पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर है मॉस्को। मॉस्को हमेशा शक्ति का केंद्र रहा है, जहां सब कुछ चलता है और बाकी देश की समस्याएं नहीं पहुंचती। पर सर्दियों में 2025-2026 के बीच मॉस्को भी टूटने लगा।
उपनगरों की बस सेवा ठप हो गई। सैकड़ों लोग सैकड़ों मीटर लंबी कतारों में खड़े इंतजार कर रहे थे। तापमान -25 डिग्री था। बसें 5 मिनट में आनी थीं, लेकिन 1 घंटे लेट थीं या आती ही नहीं थीं। कारण था कि ड्राइवर नहीं थे। बहुत से ड्राइवरों को युद्ध के लिए बुला लिया गया था या वे देश छोड़कर भाग गए थे। हालात बिगड़ गए क्योंकि ट्रांसपोर्ट कंपनियां बसें चलाने के लिए किसी को नहीं ढूंढ पा रही थीं। रूसी सरकार अपनी राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चला पा रही है। अब फिर से उस सैनिक की बात करते हैं जो जमी हुई बोतल काट रहा था। वह क्रिंक इलाके में ड्नीप्रो नदी के पास है। मौसम सर्द है, तापमान 0 से नीचे है और उसके पास पानी नहीं। अगर आप एक सैनिक हैं जो लड़ाई में है तो आपको 3 बुनियादी चीजों की जरूरत होती है: खाना, गोला बारूद और पानी। अगर पानी, जो सबसे बुनियादी चीज है, मोर्चे तक नहीं पहुंच रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ट्रक वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका मतलब है कि लॉजिस्टिक्स टूट चुकी है। इसका मतलब है कि वह सैनिक अकेला है और सिर्फ वही नहीं है। रूस हमेशा कहता था कि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा बख्तरबंद वाहनों का भंडार है, लेकिन अब 2026 में रूसी सैनिकों को अब बिल्कुल अलग जगह ले जाया जा रहा है। चीनी क्वाड्रिसाइकिल्स जिनके पीछे खुले ट्रेलर लगे हैं, कोई बख्तरबंदी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। 6 सैनिक खुले मेटल ट्रेलर में बैठे हैं। अगर कोई ड्रोन हमला करता है तो सभी मर जाते हैं। अगर कोई छर्रा लगता है तो भी सभी मर जाते हैं। और आप जानना चाहते हैं बख्तरबंद वाहन कहाँ हैं? ठीक है, वे नष्ट हो गए हैं और रूसी उद्योग जरूरी गति से नए वाहन नहीं बना पा रहा। वे क्वाड्रिसाइकिल, खुले ट्रेलर और वर्कशॉप में हाथ से वेल्ड मेटल से जुगाड़ करते हैं। और फिर सबसे अजीब रणनीति है, रूसी लोग वर्टिकल इंडिविजुअल शेल्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये छुपी हुई संरचनाएं कैप्सूल जैसी दिखती हैं जो सैनिक के पूरे शरीर को ढक लेती हैं, बस एक छोटी सी जगह छोड़ती हैं जिससे सीमित निगरानी की जा सके। क्यों? क्या ये यूक्रेनी ड्रोन की वजह से है? इन ड्रोनों में थर्मल कैमरे होते हैं जो किसी सैनिक को देखते ही उसके शरीर की गर्मी को पहचान लेते हैं, फिर वे नीचे आकर विस्फोट कर देते हैं। रूसियों ने थर्मल और विजुअल सिग्नेचर कम करने के लिए ये संरचनाएं बनाई, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है। ये कैप्सूल्स गतिशीलता और स्थिति की समझ को काफी सीमित करते हैं। इनमें मौजूद सैनिक जल्दी नहीं हिल सकता और आसपास क्या हो रहा है देख नहीं सकता। अगर दुश्मन की पैदल सेना पास आए तो वह नुकसान में होता है। कुछ पर्यवेक्षकों के अनुसार ये संरचनाएं व्यावसायिक पोर्टेबल टेंट से बन सकती हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि इन्हें कैसे बनाया गया। नतीजा वही, सैनिक कैप्सूल में फंसकर असुरक्षित रह जाते हैं। यह नवाचार नहीं बल्कि निराशा है। अब इन सब में क्या सामान्य है? जमी हुई शहरें, बिना पानी के सैनिक क्वाड्रिसाइकिल्स और कैप्सूल में फंसे सैनिक। साल 1026 में देखिए, रूस ने 15 ट्रिलियन और आधा रूबल का सैन्य बजट पास किया है। यह पूरे संघीय सरकार के खर्च का 40% है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य खर्च है और इसी दौरान क्षेत्रीय बजट घटा दिया गया। इरकुत्स्क में ट्रांसफार्मर की मरम्मत का पैसा मिसाइलों में और कामचटका में स्नोमोबाइल का ईंधन टैंकों में चला गया। यूक्रेन में मॉस्को में कई बस ड्राइवर अब मोर्चे पर हैं। मरम्मत करने वाली टीमें जिन्हें हीटिंग सिस्टम ठीक करना चाहिए था, अब सैन्य वाहनों की मरम्मत कर रही हैं। रूस हर संसाधन युद्ध में लगा रहा है और नतीजा सबके सामने है। सबसे बड़े गैस निर्यातक देश के लोग ठंड में टेंटों में हैं। ताजे पानी वाले देश के सैनिक बर्फ पिघला रहे हैं और शहर बर्फ में दबे हैं। कोई बचाव नहीं, मशीनें दूर हैं और हालात बदतर होते जा रहे हैं। रूस ने 2 मिलियन से भी ज्यादा यानी 25 लाख से ज्यादा मजदूर खो दिए हैं। कंपनियों को कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और अब सरकार उन लोगों को जबरदस्ती काम पर लगाने के लिए नीतियां बनाने पर विचार कर रही है जो काम नहीं कर रहे हैं। मुख्य निशाना महिलाएं हैं, जिससे समस्या होती है। रूसी सरकार हमेशा पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देती रही है,
जिसमें महिला को मां और गृहिणी के रूप में देखा जाता है। अब वे उन्हें फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। यह सीधी विरोधाभास है। सोवियत संघ द्वारा दशकों पहले बनाया गया बुनियादी ढांचा, जिसने रूस को सालों तक चलाया, अब खत्म हो गया है। अब भंडार और पुनर्निर्माण के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि सब युद्ध में खर्च हो रहे हैं। सच्चाई यह है कि सन 2026 की सर्दी सिर्फ एक कठिन सर्दी नहीं है। यह रूस की परीक्षा है जिसमें वे असफल हो रहे हैं। प्रसिद्ध जनरल विंटर हमेशा रूस का बड़ा सहयोगी रहा है। उसी ने नेपोलियन को हराया था, उसी ने हिटलर को हराने में मदद की थी, लेकिन अब वही जनरल अपने ही देश के खिलाफ हो गया है। इसी बीच कामचटका में बर्फ गिर रही है, इरकुत्स्क में घर जम रहे हैं और सैनिक जीवित रहने को बर्फ पिघला रहे हैं। रूस 2026 में वही गलतियां दोहरा रहा है जो अतीत में साम्राज्यों के पतन का कारण बनी और युद्ध के लिए सब कुछ त्याग रहा है, जबकि देश अंदर से टूट रहा है। इतिहास बता चुका है इसका अंत कैसे होता है। क्या आपको लगता है कि रूस यह युद्ध 2026 तक जारी रख पाएगा या आंतरिक पतन बदलाव लाएगा? कमेंट्स में बताएं कि क्या इस वीडियो ने आपको रूस को नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह जानना जरूरी है, और ऐसे और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक मिलते हैं।